सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का व्याकरण की कृत्य प्रत्यय प्रकरण में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को विदित है कि कोटा विश्वविद्यालय के बीए सेकंड ईयर में व्याकरण इकाई में व्याकरण में कृत्य और कृदंत दो प्रत्यय चलते हैं। उनमें कृत्य प्रत्यय है जो अणबुल त्रिचौ नामक सूत्र है, वहां तक 7 प्रत्यय आते हैं। तव्य तव्य अनियर आदि प्रत्यय हैं, वो सभी हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। पूर्व कक्षा में आप सभी ने एक सूत्र देखा था, एति स्तु शास व्रीद्री जुषः क्यप नामक सूत्र है। वह सूत्र क्या करता है, एति अर्थात इण गतौ धातु में क्यप प्रत्यय करता है, तो उससे रूप सिद्धि बन रही थी इत्य है। उसके बाद में स्तु धातु में स्तुत्य है बना रहा था। उसके बाद में शास हमने छोड़ दिया था, व्री से वृत्य है, द्रि से आदृत्य है, जुष से जुष्य है। ये सभी एति स्तु शास व्री द्रि जुषः क्यप नामक सूत्र है, उससे जब क्यप प्रत्यय करते हैं उससे जो रूप सिद्धियां बनी थी वो सभी हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम सभी एक नया सूत्र भी पढ़ेंगे और वह नया सूत्र शास धातु में जब हम क्यप प्रत्यय करते हैं तो उससे रूप सिद्धि बनती है शिष्य है। वो रूप सिद्धि के प्रसंग में एक नया सूत्र आ रहा है, उस सूत्र के साथ आज हम अपनी कक्षा का श्री गणेश करेंगे। देखिएगा, आपके समुपस्थित सूत्र है यह रहा सूत्र, शास इदंग हलोह नाम का सूत्र है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस सूत्र के पदच्छेद करूंगा। पहला पद है, इसमें शास है, दूसरा इत, तीसरा अंग, चौथा हलोह। तो देखो यह सूत्र इस प्रकार होगा, शास है अर्थात सास का, तो यहाँ पे सासु अनुशिष्टो नामक एक धातु है, उससे अवशिष्ट रहता है सास, ऐसा वहां पे शेष रहता है। तो ठीक है, तो पहला तो हो गया सास, सास एक धातु है। अगला वाक्य है इत, क्या है इत, उसके बाद में है अंग, ठीक है, उसके बाद में है हलोह। यह सूत्र का पदच्छेद है। तो सूत्र के पदच्छेद में हम कुछ बातें हैं वो सूत्र के पदच्छेद में समझ लेंगे। क्या कि यह सूत्र क्या करता है, सास धातु है उसको इत करता है, इत का मतलब यहाँ पे ई होता है। ठीक है, तो सास के आ है उसकी जगह ई करता है। यदि उस सास के बाद में या तो अंग पद पर में हो या बाद में हो, या वहां पे हलादी कोई प्रत्यय हो, तो वहां पे सास की जगह इत ई हो जाता है। अब देखो एक बात बताऊं, यहां पे इत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इत। मैंने क्या कहा था कि अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र है, उस सूत्र की सहायता से होता क्या है कि ह्रस्व ई के स्थान पर ई भी आ जाती है, ए कहेंगे तो आ भी आ जाता है। यदि उसके आगे तय लगा देते हैं तो तपरस्त तत्कालस्य सूत्र है, वह कहता है कि यदि किसी वर्ण के आगे आपने तय लगा दिया उसका मतलब वही वर्ण होगा, उसके भेदों का ग्रहण वहां पे नहीं होगा। समझने के लिए आपको अच्छे से बताता हूं कि जैसे इत पद है, अब यदि यहाँ पे केवल ई दे देते हैं तो ई के साथ में दीर्घ ई का भी ग्रहण हो जाता है, परंतु इसके पश्चात तय लगा दिया तो तय लगाने का अभिप्राय यह हो गया कि यहां पे ह्रस्व ई ही होगा, दीर्घ ई यहां पे नहीं होगा। समझ में आ गया, यह तो हमने सूत्र का पदच्छेद किया है। अब देखो आपके सामने उपस्थित है इसकी वृत्ति, क्या कहती है वृत्ति, देखो, सास उपधाया इत स्यात्। अब ध्यान से सुनो, यह सूत्र की वृत्ति का अर्थ हो गया सास की उपधा को ई हो जाता है। अब एक बात बताओ, उपधा किसको कहते हैं, उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। उस सूत्र का अर्थ होता है कि अंतिम अल के पहले वाला वर्ण क्या होता है, उपधा संज्ञक होता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यहां पे सास पद है, ठीक है, इस सास पद का उपधा संज्ञक वर्ण कौन सा है,
इस शास धातु में 3 वर्ण आ जाते हैं। पहला आ जाता है स, हलंत वाला स, दूसरा आ, तीसरा स, वो भी हलंत वाला। चलो, उपधा होता है अंतिम अल ढूंढो। अंतिम अल इसका है स, ये जो हलंत वाला स है ये अंतिम अल है, और इस अंतिम अल के पूर्व वर्ण वो उपधा कहलाता है। तो इस स के पहले क्या है? आ है ना। देखो शा में तो क्या मिला हुआ है? स प्लस आ, इनसे शा मिलता है ना, तो इस स के पहले आ है। आ क्या कहलाता है? उपधा संज्ञक कहलाता है। समझ में आ गया? यदि आपको आपकी परीक्षा में पूछे कि सास का उपधा संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो आ है। क्यों हुआ? क्योंकि अंतिम अल है जो स है, उसके पूर्व वर्ण जो आ है उसको कहा जाता है उपधा संज्ञक। समझ में आ गया आपके अच्छे से? तो ये सूत्र की वृत्ति पुनः समझते हैं कि सास की उपधा का जो आ है उसके स्थान पर हम ई कर देंगे। यदि सास के बाद में अंगी, अंगी में सप्तमी विभक्ति है, जहां पे सप्तमी विभक्ति रहे उसका अर्थ होता है पर में, बाद में। तो ये क्या कहता है सूत्र? सास धातु के बाद में या तो अंग शब्द आ जाए, या वहां पे हलादी कीति गीति कैकित संज्ञा या गैकित संज्ञा हो, ऐसा हलादी प्रत्यय हो। तो ये तो हमने देखा सूत्र की वृत्ति। अब इस सूत्र की वृत्ति को हिंदी में और समझा रखा है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। देखो, अंग संज्ञक सास धातु की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार हो जाता है। सीधी सी बात क्या हुई? सास के आ की जगह ई हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सिस बन जाएगा। समझ में आ गया? अब 2 कंडीशन में करता है, हर कहीं सा की जगह ई नहीं करता है। 2 कंडीशन होनी चाहिए, या तो सास के बाद में अंग पद आ जाए, एक अंग नामक पद है वो आ जाए, या फिर वहां पे ऐसा प्रत्यय हो जिसके प्रत्यय के आगे हलादी, हल मतलब हयवरट के है से लेकर के हल तक कोई सा भी वर्ण हो, या उस प्रत्यय में ककीत संज्ञा या गैकीत संज्ञा हो, तो ही वहां पर सा की जगह ई सी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनो, यह सूत्र 2 स्थितियों में सा का सी करता है। या तो सास के बाद में अंग पद आ जाए, या वहां पर ऐसा प्रत्यय आए जो हलादी हो और वहां पे कैकी या गैकी संज्ञा हो रखी हो। चलो, अब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं ताकि आपको ये पूरे सूत्र की वृत्ति समझ में आ जाएगी। जैसे शास धातु है, यहाँ पे हमने एतिस्तु शास, इस सूत्र से यहाँ पे केप प्रत्यय किया, केप में से यह बच गया। ठीक है, तो सास धातु के बाद में जो केप प्रत्यय हो रखा है, क्या केप प्रत्यय में अंग है? क्या अंग शब्द नहीं है? ठीक है, पहली कंडीशन के अनुसार यहाँ पे सा का सी नहीं हो सकता। दूसरी स्थिति क्या है? हलादी प्रत्यय होना चाहिए। तो केप में जो कै है वो हलादी में आता है क्या? हय वरट लण यमंग गणनम जबय गढ़दस जब गढ़दस ख प छ ठ थ छ ट तव कै आ गया ना, तो कै हलादी में आ गया, तो केप प्रत्यय है वो हलादी है। दूसरी शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त में एक बात कौन सी थी? या तो वहां पे कैकीत संज्ञा हो या गैकीत संज्ञा हो। तो केप में कैकीत संज्ञा हम करते हैं लशक व तद्धिते सूत्र से, तो कित भी है, इसलिए दूसरी शर्त पूरी हो जाने के कारण यहां पर सा का सी हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो क्या है, अब देखो थोड़ी विशेष बात भी समझ लो। सासह के साथ उपधाया का तथा हल के साथ कित और गित का अन्वय होता है। देखो सा, ये है ना सास इदंग हलो नाम का सूत्र है ना, यहाँ पे जो शासह पद है, सास धातु है, उसका उपधा के साथ अन्वय अर्थात संबंध होता है ना। उपधा का अर्थ क्या होता है? सास के आ, वो कहलाता है। उसके बाद में हल के साथ किंत और गित का अन्वय होता है। हलादि प्रत्यय ही कित और गित होने चाहिए। कभी अन्वय इसलिए बताया जाता है ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, आपको संदेह नहीं हो, नहीं तो आप क्या करोगे, अंग है वो कित और गित वाला होना चाहिए है, और प्रत्यय है वो उपधा में होना चाहिए, तो पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको सावधान किया है कि सास धातु है उसका उपधा के साथ संबंध है और हल के साथ में कित और गित का अन्वय होता है। इस प्रकार से आप सभी ने एक बात तो देख ली कि सास का हमें उपधा में आ की जगह ई करना है।
अब हमारे सामने उपस्थित है रूप सिद्धि का नाम है शिष्य है। चलो हम सभी देखते हैं। शिष्य है रूप सिद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है। हम सामान्य व्यवहार में भी शिष्य शब्द का व्यवहार करते हैं ना, उसका क्या अर्थ होगा वो आप सभी को मैं बताऊंगा। देखो, शिष्य जो शब्द है, पद है, उसमें शासु अनुशिष्टौ नामक धातु है। अनुशिष्ट शब्द का अर्थ होता है शिक्षा देना, शासन करना, दंड देना। अदादिगण में पढ़ी गई है। परस्मयी पद में इसके रूप चलते हैं। सेठ मतलब यहाँ पे इट का आगम भी कर सकते हैं। यदि स्थिति हो तो वलादी प्रत्यय हो तो हमें वहां पे इट का आगम भी कर सकते हैं। ठीक है। एति स्तु शास आ गया। इतनी धातु में हमारा सूत्र क्या करता है? केप प्रत्यय करता है। तो शास धातु में भी केप प्रत्यय कर देगा। ठीक है। केप में कैकित संज्ञा लशक पतत्थिते है ना, पैकित संज्ञा हलंत्यम, तस्य लोप से लोप, यह बचेगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? शास प्लस यह, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शास धातु है, केप का यह बच गया। अब देखो एक बात बताओ, अभी अभी जो हमने सूत्र पढ़ा ना, शास इदंग हलो, क्या वह सूत्र लगेगा? क्या लगेगा या नहीं लगेगा? वह सूत्र लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि शास के बाद में हलादी प्रत्यय है और कैकित संज्ञा भी हो रखी है। इसलिए हम क्या करेंगे, शास की उपदा है, उस उपदा में जो आ है उसके स्थान पर हम ई कर देंगे। तो स्थिति क्या आ गई हमारे सामने? ये आ गई ना, शी शिष प्लस ये शिष्य बन गया। समझ में आ गया? अब देखो एक नया सूत्र आता है आपके सामने, शासी वसी गसी नांच नाम का सूत्र है। यह सूत्र क्या करता है? सास धातु में स के स्थान पर स कर देता है ना। तालव्य स के स्थान पर मूर्धन्य स कर देता है, मूर्धन्य श कर देता है। समझ में आ गया? तो ये सकार के स्थान पर क्या कर देगा? मूर्धन्य शकार कर देता है। तो देखो स्थिति क्या आ गई, सी तो हमने बना लिया, स का हमने ये श कर दिया, यह हमारे सामने पड़ा है, तो शिष्य बन गया। समझ में आ गया? फिर क्या करेंगे, अब ये कृदंत प्रत्यय है ना, तो कृतद्धित समासशास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सुप्रत्यय स्वोदसमोट सूत्र से सकारुत्व विसर्ग शिष्य है बनेगा। समझ में आ गया? और शिष्य किसको कहते हैं? शिक्षा देने के योग्य। मैंने आपको बताया था ना कि कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग योग्य अर्थ में, समर्थ अर्थ में किया जाता है। जो शिक्षा देने के योग्य है उसको कहा जाता है शिष्य है, कहा जाता है। जैसे गुरु के शिष्य होते हैं, कहते हैं ना गुरु के शिष्य। शिष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शिक्षा देने के योग्य होते हैं, इसलिए उनको शिष्य कहा जाता है। और वहां पे शिष्य में केप प्रत्यय होता है। समझ में आ गया? इस प्रकार से हमने एतिस्तु शास वृद्धि जुषय केप सूत्र से बनने वाली समस्त रूप सिद्धियों को हल किया, सूत्रों को समझा, और नया सूत्र हमने शास इदं हलोह नामक सूत्र भी पढ़ा। आगे देखिएगा, समुपस्थित है नया सूत्र। मैंने आपको बताया था कि जो कृत्य प्रत्यय वो 7 प्रकार के होते हैं। हमने तव्य, तव्य, अनियर, अच के आदि प्रत्यय पढ़े। अब एक नया प्रत्यय पढ़ेंगे, उस प्रत्यय का नाम है ण्यत। देखो ये प्रत्यय पढ़ेंगे हम। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? ण्यत पढ़ेंगे। अब मैं आपको बात बता दूं पहले, देखो ण्यत है ना, इसमें से यह बचेगा। ण्यत में से क्या शेष रहेगा? यह शेष रहेगा। अब आप प्रश्न करोगे ण्यत में से ण और तय कहां पे गए? तो देखो तय हलंत है ना, तो हलंत्यम से इत्संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा। समझ में आ गया? अब एक सूत्र पढ़ा था ना, छोटा सा सूत्र था चूटू। वह सूत्र क्या करता था कि प्रत्यय के आगे छ छ ज झ और टू मतलब ट ठ ड ढ ण हो तो 10 की संज्ञा चूटू सूत्र कर देगा। तो यहाँ पे हण है ना, हण की संज्ञा चूटू कर देगा, तस्य लोप से यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो ण्यत में से यह बचा। आपके समझ में आ गया? अब एक बात आपको और बता दूं ताकि आपको और आगे सरल लगेगा। याद रखो एक सूत्र है अचो यिणीति। सूत्र का नाम क्या है? अचो यिणीति। वह सूत्र क्या करता है कि यदि कहीं पर य की और ण की संज्ञा हो तो उस जो धातु है या मूल शब्द है उसके आगे की हमें क्या कर देनी है? वृद्धि कर देनी है। अब वृद्धि क्या अलग अलग पदों की अलग अलग? ई की वृद्धि नहीं,
ऊ की वृद्धि औ होती है ना, उसी प्रकार हमें आगे वाले वर्ण की हमें क्या करनी है, वृद्धि कर देना है। दो बातों को याद रखते हुए हम हमारे सूत्र में प्रवेश करते हैं। देखिएगा, सूत्र का नाम है री हलोर ण्यत नामक सूत्र है। सूत्र का पदच्छेद करते हैं भाई। पहला पद इसमें है री, दूसरा इसमें है हलो, हलो हो, उसके बाद में तीसरा पद यहां पे है ण्यत। अब ध्यान से सुनो, पहला पद इसमें जो री है उसका अर्थ होता है री वर्ण अंत में रहे तो। उसके बाद में हलोह का मतलब यहां पे हलह से है, तो हल का मतलब क्या हो गया, हलंत, वहां पे ण्यत प्रत्यय होता है। तो री हलोर ण्यत नामक सूत्र से हमने क्या बात सीखी कि यदि किसी धातु के अंत में री अंत में हो या हलंत अंत में हो तो वहां पे हमें ण्यत प्रत्यय करना है, और ण्यत में से यह शेष रहेगा, और अचो इणिति यदि वहां पे अच है तो वृद्धि कर देगा। समझ में आ गया। अब देखो आपके सामने उपस्थित है सूत्र की वृत्ति। क्या कहती है सूत्र की वृत्ति, री वर्णांतात, अर्थात किसी धातु है ना, उस धातु के पीछे री अंत में रहे। आपने क्री धातु सुनी कभी? क्री धातु के अंत में क्या है, देखो क्री धातु में कै और री है, इसी से तो बनता है ना क्री, ठीक है ना। तो क्री धातु में री अंत में है, समझ में आ गया। तो री वर्ण अंत वाली धातु या फिर हलंत वाली धातु, ऐसी धातु आती है जिसके अंत में क्या हो, हलंत हो। जैसे आपको बता दूं, जैसे पच धातु है, पच के अंत में हलंत है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हलंत वाली धातु कहते हैं। तो वहां पे ये सूत्र क्या करता है, ण्यत प्रत्यय करता है। सीधी सी बात यही है, इस सूत्र से ण्यत प्रत्यय होता है दो कंडीशन में। पहली कंडीशन यह होनी चाहिए कि धातु के पीछे री अंत में हो, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि वहां पे हलंत होना चाहिए। समझ में आ गया, वहां पे ण्यत प्रत्यय हो जाएगा। अब देखो मैंने लिखा है ण्यत इत्यत्र यकारः अवशिष्यते। इसका अर्थ क्या होता है, ण्यत में ण की संज्ञा चूटू, त की संज्ञा अलंत्यम, तस्य लोप से लोप, यह शेष रहेगा। आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, थोड़ा सा इसका हिंदी में आप अर्थ देख लो। ऐसी धातुएं जिनके अंत में री तथा हलंत अंत में हो तो वहां पे ण्यत प्रत्यय होता है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया, मैं बार बार बता रहा हूं। उसके बाद में री हलह पद धातु का विशेषण होने के कारण तदंत विधि होती है। अब देखो इसमें जो री और हल है वो एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। विशेषण क्या करता है, विशेष्य को अन्य पदार्थों से अलग बनाता है। धातुएं बहुत सारी होती है, पर कुछ ऐसी धातुएं जिनके अंत में री अंत हो या हलंत अंत में हो, तो री और हल क्या है, वो किसका विशेषण बनता है, धातु का बनता है। और जहां पे विशेषण बने किसी का, विशेषण और विशेष्य हो, वहां पे तदंत विधि स्वतः आ जाती है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, री अंत और हल अंत। क्योंकि आपके मन में यह शंका हो सकती है कि री हलोरण्यत में री और हल में कहीं अंत तो नहीं लिख रखा है, फिर सर ने यहाँ पे अंत शब्द कैसे लिख दिया। तो उसका कारण यह है कि री और हल है ना, वो धातु का विशेषण है। विशेषण क्या करते हैं कि धातुओं से अलग बनाते हैं, री वर्णांत और हलंत वाली धातुओं को अलग बनाते हैं। विशेषण होने के कारण यहाँ पे तदंत विधि अंत शब्द स्वतः आ जाता है। अब देखो हमने सूत्र देखा, सूत्र का पदच्छेद देखा, सूत्र की वृत्ति, सूत्र का अर्थ भी देख लिया। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, चलो पहले यह सूत्र दो शर्तों में काम करता है ना। पहली शर्त क्या है, पहली स्थिति क्या है, री वर्ण अंत में रहे तो। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कार्यम। ध्यान से देखो, कार्यम जो पद है उसमें डुक्रिय करणे नामक धातु है। करना होता है ना संस्कृत में, वो डुक्रिय धातु से बना है ना। तो ये जो डुक्रिय करणे धातु है वो तनादि, भवादि, अदादि, जुहोत्यादि ऐसे गण होते हैं ना, वैसे एक तनादि भी कण है, तनादि भी गण है, और उस गण के अंदर तनु धातु प्रारंभ में आती है, इसलिए उसका नाम निकाल दिया तनादि गण। तो कार्यम में जो क्री धातु है ना, वो डुक्रिय करणे धातु से बना है और तनादि गण में आता है उभय। उभय का अर्थ होता है परस्मय पदी भी होती है और आत्मनेय पदी में भी होती है। और अनिट, उसमें इट का आगम नहीं होता है, शेष रहता है क्री। क्री धातु है। एक बात बताओ, क्री में री अंत में है ना,
तो री वर्णांत धातु में हृण्यत प्रत्यय होता है, तो री वर्णांता धातु हो री हलोर्ण्यत सूत्र के द्वारा वहां पे हृण्यत प्रत्यय हो गया, हृण्यत का अनुबंध लोप कर दिया, यह बच गया, क्री प्लस यह बच गया। यहां तक कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्री प्लस यह हो गया शेष। उसके बाद में देखो क्या है, हृणय की इत संज्ञा हुई ना हृण्यत में, इसलिए जहां जहां पे यह की हृणय की इत संज्ञा होती है वहां पे आगे वृद्धि करना होता है। तो अचो इणिति सूत्र से वहां पर री की वृद्धि क्या होगी, आ होगी। समझ में आ गया। अब देखो आपको एक बात बताता हूं कि री की वृद्धि आ होती है, आर नहीं होती है। ठीक है, एक उरण रैपर नामक सूत्र है, वो क्या करता है कि रै परत्व है, रै अपने आप आ के बाद में ला देता है। वैसे आपको बात बताता हूं कि क्री है ना, क्री में कै प्लस री है, ठीक है, और हमने ऋण्यत प्रत्यय कर दिया तो यह शेष रह गया। अब ऋण्यत में ण की संज्ञा हुई ना, इसलिए आदि वृद्धि हो जाएगी। अब आदि अच होना चाहिए, तो यहाँ पे अच क्या है, री है ना, री है, तो री की वृद्धि क्या होती है, आ होती है ना, तो री को हटाएंगे, आ लिखेंगे। समझ में आ गया। कै हमारे सामने हलंत वाला कै पड़ा है, री की जगह हमने आ कर दिया। उरण रैपर सूत्र कहता है कि यदि कहीं पर री या री के स्थान पर कोई काम करो तो क्रमशः री के स्थान पर रै अपने आप आ जाता है। तो हमने री की जगह वृद्धि की है तो आर अपने आप आ गया, री की जगह लय आ जाता है, तो मिला दो तो क्या बन गया, कार बन गया। समझ में आ गया। क्री का कार कैसे बन गया आपको पता चल गया होगा। क्री में जो री है उसकी वृद्धि होगी आ, और उरण रै पर से रै आ जाएगा, तो क्या बनेगा, का रै हलंत। देखो कार प्लस यह, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मिला दो, रै है वो हमेशा यह के ऊपर चला जाता है, तो क्या बन गया, कार्य बन गया। कृतद्धित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुप्रत्यय अतो अम से सु का अमादेश हो गया, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया, तो क्या बन गया, कार्यम बन गया। समझ में आ गया। ये जो हम सामान्य भाषा में कार्य शब्द का प्रयोग लेते हैं ना, वहां पे ऋण्यत प्रत्यय है, ऋण्यत प्रत्यय के कारण वहां पे कार्य शब्द बन जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण होता है, जैसे मया एतादृशम कार्यम, है ना, मेरे द्वारा यह कार्य करना चाहिए। समझ में आ गया। तो कार्यम के तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, सामान्य भाषा में भी इसका कार्यम का प्रयोग किया जाता है। अब एक आपको बात बताता हूं कि कार्यम में हमने ऋण्यत प्रत्यय किया क्योंकि क्री में री अंत में है। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब आपके सामने कुछ मैं उदाहरण देता हूं जो आप अपनी कॉपी में स्वयं करेंगे और आप मुझे इस काम को करके आप भेजेंगे। ठीक है, अब देखो एक रूप सिद्धि बनती है धार्यम। धार्य में ध्री धातु है जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या अर्थ होता है उसका अर्थ, धारण करना। तो देखो ये भवादिगण में पढ़ी गई है, उभय परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों है, अनिट, इट का आगम नहीं होता है। अब देखो ध्री धातु है ना, ध्री में ध और री मिला है। समझ में आ गया। सूत्र कहता है री वर्ण अंत में रहे तो वहां पे ऋण्यत प्रत्यय कर देंगे। तो ध्री है ना, ध्री में री अंत में है, तो इससे ऋण्यत प्रत्यय करेंगे तो ध्री प्लस यह रहेगा, अचो इणिति से वृद्धि कर देंगे, ध्री का बनेगा धार और यह पड़ा है, मिला देंगे तो धार्य बन जाएगा। सु का अम अमी पूर्व से पूर्व रूप, तो धार्यम हम अपने आप बना सकते हैं, आप अपनी कॉपी में बनाना। ठीक है, बिल्कुल कार्यम की तरह ही बनेगी। उसके बाद में हार्यम रूप सिद्धि है, हार्यम में ह्रीय धातु है। समझ में आ गया। अब देखो इसमें जो ये जो री पद है ना, हृदय वाला री है, इसमें है और री मिला हुआ है, री अंत में है ना, इसलिए री हलोर ण्यत सूत्र से ण्यत प्रत्यय करेंगे। ठीक है, ण्यत में से क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा, री की वृद्धि कर देंगे, आ और रै आ जाएगा, तो है में आ मिला दिया तो हा, आधा रै और यह, तो क्या बन गया, हार, ये बन गया। स्वाधिकार्य कर देंगे। तो देखो री हलोर्ण्यत री वर्णांत धातु में ण्यत प्रत्यय करता है। इसके 3 उदाहरण हमने बनाने सीखे। कौन सा, पहला कार्यम, दूसरा धार्यम, तीसरा हार्यम। एक में क्री धातु, एक में री धातु, एक में ध्री धातु। समझ में आ गया। ये तो हुई पहली शर्त की बात, पहली स्थिति की बात हो गई। दूसरी स्थिति यह रहती है कि यदि कहीं पर हलंत रहे तो वहां पर भी ण्यत प्रत्यय होता है ना। तो देखो हलंत का एक उदाहरण है मृज धातु। एक बात बताओ
कि ये जो मृज है ये हलंत धातु है या नहीं। क्या इसके अंत में हलंत है ना, तो जय है, वहां पे हलंत लगा हुआ है, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, णित प्रत्यय कर देंगे। मृज धातु का अर्थ होता है शुद्ध करना। ये जो हम राजस्थानी भाषा में प्रयोग करते हैं ना, बर्तन मांजना, तो मांजना जो शब्द है ना वो मृज धातु से बना है। समझ में आ गया। देखो हमारी संस्कृत जो भाषा है ना वो सभी भाषाओं की माँ है। माँ किस लिए कहा जाता है कि संस्कृत की धातुओं के द्वारा हमारी जो राजस्थानी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत की ही धातुओं से वो नए नए शब्द बने हैं। और आज भी संस्कृत क्या कर रही है, आज भी ऐसी कई रूपों को हमारी भाषाओं में जोड़ करके हमारी भाषाओं को मजबूत बना रही है। समझ में आ गया ना। तो मार्जन शब्द है वो भी किससे बना, मृज धातु से बनता है। तो ण्यत प्रत्यय करेंगे तो यह मृज प्लस यह शेष रहेगा। यहां तक आपके कोई समस्या नहीं रहेगी। आगे चलते हैं तो हम सभी हलंत धातु में ण्यत प्रत्यय होता है, इसमें हम चल रहे हैं। अब देखो एक सूत्र आता है, चजोह कुह घिण ण्यतो नामक सूत्र है। सूत्र का पदच्छेद कर लेते हैं। पहला पद है इसमें च, दूसरा है जय। पहला पद च और जय। अब चजोह लिख रखा ना, वो षष्ठी द्विवचन का है, ओस प्रत्यय करता है। ठीक है, च और जय का। तो चजोह का मतलब क्या हो गया, च वर्ण और जय वर्ण का। कुहु, कुहु का मतलब होता है, कु का वैसे मैंने बताया था ना उदित होते हैं, कु चू टू तू पू, इनको उदित कहा जाता है। तो कु का मतलब यहाँ पर कै वर्ग है, तो च और जय को कै वर्ग कर दो। ठीक है, अब च वर्ग का पहला है तो कै वर्ग का पहला वर्ग क्या होगा, कै होगा ना। तो च की जगह होगा कै, और जय तीसरा है, च छ जय तीसरा है, तो कै वर्ग का भी तीसरा अक्षर होगा तो गय। तो कुल मिला के बात यही हो गई, चजोह कु घिणी ण्यतो नामक सूत्र है वो च की जगह कै कर देगा, जय की जगह गय कर देगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चजोह कुहु यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसका जो पद है ना घित, ये घिणी ण्यतो नामक है ना, ये बना घित प्लस ण्यतो। मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहे। देखो घित, घित का मतलब यहाँ पे क्या, घ की संज्ञा यदि वहां पे हो रखी है तो ण्यतः, ण्यतः का मतलब या वहां पे ण्यत प्रत्यय हो। अब ये चजोह कुहु घिण ण्यतो नामक सूत्र है ना, वो च का कै और जय का गय दो स्थितियों में करता है। या तो वहां पे घ की संज्ञा हो रखी हो या वहां पर ण्यत प्रत्यय हो रखा हो तो ही करता है, नहीं तो नहीं करता है। समझ में आ गया। चलो इतना समझते हुए हम आगे वृत्ति में चलते हैं। देखो चजोह कुत्वम स्यात् घिति ण्यति च परे। च ये जो च और जय वर्ग है, वर्ण है, उसका कुत्व हो जाएगा। कुत्व मतलब कै वर्ग हो जाएगा। समझ में आ गया। दो कंडीशन में, या तो वहां पे घ की संज्ञा हो या वहां पर ण्यत प्रत्यय हो। ठीक है, चकारस्य ककार है तथा जकारस्य गकार है। संस्कृत में मैंने समझाया है, समझ में आ गया। चलो अब देखो आगे, घकार की संज्ञा तथा ण्यत प्रत्यय बाद में होने पर चकार तथा जकार को क्रमशः है चकार को कै और जकार को गय कर देता है। च को कै, जय को गय, यदि पीछे गय की संज्ञा हो रखी हो या वहां पे ण्यत प्रत्यय हो। आपको सूत्र समझ में आ गया है ना। अब इसका उदाहरण देखते हैं। हम कहां चल रहे थे, याद करो, हम चल रहे थे री हलोर्ण्यत नामक सूत्र। जो री वर्ण अंत में रहे तो ण्यत करता है, हलंत अंत में रहे तो वहां पे क्या करता है, ण्यत करता है। मृज धातु है, मृज के जय अंत में हलंत है ना, समझ में आ गया। हलंत धातु होने के कारण री हलोर्ण्यत सूत्र से ण्यत प्रत्यय हो गया। ण्यत का लोप, हण की संज्ञा, तय की संज्ञा, लोप, तो मृज प्लस यह शेष रह गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद में अब आप मुझे बात बताओ, चजोह कु घिणी ण्यतो नामक सूत्र लगेगा क्या, यहाँ पे लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जय तो पड़ा है और जय के बाद में यहाँ पे गय की संज्ञा तो नहीं हो रखी है, पर यहाँ पे ण्यत प्रत्यय तो हो रखा है। ण्यत का ये है ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जय का क्या हो जाएगा, कुत्व गय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गय। तो क्या बन गया, मृग प्लस यह। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया, अच्छे से समझ में आ गया ना। मृज का जय का गय इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ण्यत प्रत्यय है। ण्यत प्रत्यय इसलिए हुआ क्योंकि मृज धातु है वो हलंत धातु है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक नया सूत्र आ रहा है। सूत्र का नाम है मृजेर वृद्धि। मृजेर वृद्धि नामक सूत्र है। क्या कहता है, इस
सूत्र में दो पद है, पहला पद यहाँ पे मृजे है, दूसरा यहाँ पर वृद्धि ही लिखा हुआ है। तो देखो क्या कहता है, मृजे है इको वृद्धि स्यात् सार्वधातुक आर धातुकयो, अर्थात मृज में जो इक है, अब एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे बात बताओ, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, लृ, ये चारों आते हैं। तो मृज में इक प्रत्यय वाला, इक प्रत्याहार वाला कौन सा वर्ण है? री है, वो इक प्रत्यय का है। समझ में आ गया? तो वहां पे वृद्धि हो जाएगी, क्या होगी? मृज के इक की वृद्धि हो जाएगी यदि वहां पे सार्वधातुक और आर्धातुक हो। तो सार्वधातुक संज्ञा हो या आर्धातुक संज्ञा हो तो वहां पे मृज के री की वहां पे वृद्धि हो जाएगी। अब देखो, मृज इत्यत्र ऋकार से वृद्धि आकार है। अब देखो, मृज में जो री है ना, उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी? आ हो जाएगी। रपरत्व उर्ण रपर से आ जाएगा, तो क्या बनेगा? मार्ज, ऐसा बन गया। समझ में आ गया? अब देखो, हिंदी में समझा रखा है, सार्वधातुक या आर्धातुक परे हो तो मृज के इक की वृद्धि हो जाती है। अब इक, ई, उ, री, लृ वर्ण आते हैं, तो ई, उ, री, लृ यहाँ पे चारों में से मृज में री है, उसकी वृद्धि मृजेर वृद्धि सूत्र से हो जाती है, उर्ण रपर से रपरत्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, वापस उस स्थिति को आप याद करो, मृग हमने बना लिया था, णित का यह भी आ रखा था। समझ में आ गया? इत्यत्र यकार है आर्धातुकत्वात्, आर्धातुकम शेष है, सूत्र यहाँ पे आर्धातुक संज्ञा करता है, और आर्ध धातुक संज्ञा होने के कारण मृजेर वृद्धि सूत्र क्या कर देगा? री की वृद्धि आ कर देगा, उर्ण रपर से रपरत्व हो जाएगा। तो मृ की वृद्धि क्या हो गई? मार, और ग आधा पड़ा है और णित का यह पड़ा है, मिला दो तो क्या बन गया? मार्गीय बन गया। समझ में आ गया? कृतद्धित समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुप्रत्यय रुत्व विसर्ग हो गया, तो क्या बन गया? मार्गीय बन गया। तो जो मार्जन करने के योग्य है उसको बोलते हैं मार्गीय। इस प्रकार से आज हम सभी ने कृत्य प्रक्रिया के बारे में देखा। पहला हमने सूत्र पढ़ा था शास इदं हलो हो, वह सूत्र करता है सास धातु की उपधा आ को ई कर देता है यदि सास धातु के बाद में अंग पद आ जाए या वहां पे हलादी प्रत्यय आ जाए और कैकी ग की संज्ञा हो रखी है हलादी प्रत्यय में, तो शा की जगह शी कर देगा, आ की जगह ई कर देगा। शिष्य रूप सिद्धि बनाई, उसके बाद में री हलोर्ण्यत दो स्थितियों में ण्यत प्रत्यय करता है। यदि किसी धातु के अंत में री अंत में हो तो वहां पे ण्यत कर देगा, यदि किसी धातु के अंत में हलंत हो तो वहां पे ण्यत कर देगा। री वर्णांत धातुएं थी कार्यम, धार्यम, हार्यम, उसके बाद में हलंत धातु का उदाहरण हमने मृज धातु हलंत है वो पढ़ी थी, तभी एक नया सूत्र आ जाता है चजोह कु घिण ण्यतो सूत्र है, वो च का क और ज का ग कर देता यदि उसके बाद में ण्यत प्रत्यय या घ की संज्ञा हो रखी है। तो मार्गीय के अंदर हमने क्या किया था? मृज के अंत में हमने क्या किया था? मृज के अंत में हमने कि जय का ग कर दिया था क्योंकि इसके बाद में ण्यत प्रत्यय है। उसके बाद में मृजेर वृद्धि नामक सूत्र था जो मृज धातु के री का वृद्धि मार कर देता है, मार्गीय बनाया था। ये तो हमने मार्गीय रूप सिद्धि देख ली थी। उसके बाद में यदि यहाँ पे मान लो कि एक सूत्र आया था ना आपके, री अलोर्ण्यत ऋणित प्रत्यय कर दिया, उसके बाद में मृजेर वृद्धि क्या करता है कि विकल्प से करता है, यदि कहीं पे नहीं हो तो वहां पे इसके विकल्प में रूप सिद्धि बनेगी मृज्य, मृज धातु रहेगी, री अलोर्ण्यत से ण्यत प्रत्यय, यह शेष रहेगा, स्वादि कार्य कर देंगे, मृज्य है बन जाएगा। आपकी समझ में आ गई? चाहे मृज्य है लिखो या मार्गीय लिखो, बात एक ही है, एक ही रूप के विकल्प में दो रूप बनते हैं। इस प्रकार से आप आज जो कृत्य प्रक्रिया है ना वो आज पूर्ण हो गई है, क्योंकि आगे जो कलम सूत्र पढ़ेंगे वो हणवूल त्रिचौ नामक सूत्र आएगा, उस सूत्र की नई रूप सिद्धियां बनेगी, उस प्रकरण का भी नाम होगा क्या? कृदंत प्रकरण होगा। तो कल हम अपनी कक्षा का शुभारंभ एक नए प्रकरण, नए सूत्र, नए रूप सिद्धियों से करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना कार्य प्रतिदिन करते रहिए। कोई प्रश्न आपको लगता समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कक्षा में आपको कहीं भी कठिनाई हो रही है, आपको यदि नोट्स चाहिए, मैं जो इसमें लिख रहा हूँ आपके पास में पुस्तक नहीं है तो मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस आप तो पढ़ते रहिए, पुस्तक, इसके नोट्स उपलब्ध करवाना, वीडियो क्लासेस देना, ये जिम्मेदारी मेरी है। अभ्यास पुस्तक में अपना कार्य करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।